लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है इस तरह के सर्वेज लाकर। मुझे मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का, ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? मुझे मत बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से मुझे बोलने के लिए और किस तरह से इस तरह के सर्वे बनाने आप वाले अपने को सर्वे की बात करें। बीजेपी का पैसा लेकर इस तरह के सर्वेस करते। देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा, और हम चिल्लाएंगे भी। मालिक वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आपसे है कि हाँ, आपको भी फायदा होता हुआ 4 सीटों का दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी गेन कर रही है। लगभग 7 सीटों का उनका गेन है। उनके वोट परसेंटेज में भी अगर वो 21 से सीधा 24 पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी उनको बहुत गेन हो रहा है। ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ, अभी तो 2.5 महीने हुए नतीजे आने के बाद से, तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शहजाद जी, अंग्रेजी में कहावत है, डेविल लाइज इन डिटेल, और कांग्रेस का डेविल हमेशा डिटेल में होता है। मैं आप ही के आंकड़े उठाकर आपको बताता हूं। हमारे अलायंस का अगर आप देखेंगे तो 1.5% वोट गेन हुआ है, 44% हुआ है 42.5% से। हमारे अलायंस का 293 से 299 सीट गेन 6 का हुआ है। उसमें भाजपा का 1.5% वोट बढ़ा है, उसमें भाजपा के 4 सीट बढ़े, मतलब एनडीए की 2 सीट बढ़ी है। अब आइए इंडिया अलायंस पर। इंडिया अलायंस का वोट शेयर था 40.6, घटा है 40 पे आया है, 0.6 घटा है इंडिया अलायंस का। पर गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। इंडिया अलायंस की सीटें एक कम हुई है, गेन किसको हुआ है? कांग्रेस को हुआ है। जली ना, तेरी भी जली ना। मतलब हमारा गेन जो हुआ है वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर अलायंस पार्टनर्स। और जो मोदी जी ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है। ये दोस्त नहीं बनता, ये होस्ट को खा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने होस्ट को तबाह करने की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू कर चुकी है। तो ये भाजपा के शेयर से या इंडिया के शेयर से कांग्रेस का गेन नहीं है। ये कांग्रेस अब एक वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते ना, सियामीज ट्विंस, तो ये सियामीज ट्विंस क्या करते हैं? एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। इस प्रकार की मेडिकल रियलिटी है। तो ये सियामीज ट्विंस है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ, ये तुष्टिकरण के परिवारवाद के सियामीज ट्विंस में से एक सियामीज ट्विन दूसरे सियामीज ट्विन को खा रहा है। हाँ, लेकिन मिस्टर पूनावाला, पॉलिटिक्स में जो जीतता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस का बढ़ना कुछ बुरी खबर है। अरे उनके लिए तो अच्छी खबर है ना, वो बढ़ रहे हैं तो। ना, अरे अंजना जी अभी तो बढ़ रहे हैं, पर देखिए आगे आगे होता है क्या। एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब कैप सुन के डर मत जाना, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब ये जैसे ही देखेंगे कि ये कांग्रेस मुझसे आगे निकलने लगी, यूं खींचो कांग्रेस को और अखिलेश जी आएंगे, फिर यूं खींचो अखिलेश जी को, फिर ममता जी आएंगी, फिर यूं खींचो ममता जी को स्टैलिन जी आएंगे। ये सब कैप वाली पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। और हमारी ग्रोथ देखिए ऑर्गेनिक, क्योंकि देखिए झूठ की एक्सपायरी। 10 सेकंड और लेता हूं अंजना जी, 10 सेकंड और। देखिए 8 बजे आपके साथ जुड़ा हूं, 10 सेकंड और दे सकती हैं आप मुझे। आप एक चीज नोटिस कीजिए, 2014 में जब हमारी बम्पर जीत हुई, पहली बार मोदी जी की सरकार बनी, तो हमारा वोट शेयर कितना था? 31%, 17 करोड़ वोटर्स। 2024 आते आते मोदी जी और भाजपा को 36.5% वोट शेयर। लोकतंत्र के इतिहास में कहीं पर भी जहां पर लोकतंत्र है, इतना बड़ा वोट शेयर 10 साल के बाद बढ़ना, मतलब मोदी मींस परफॉर्मेंस, मोदी मींस डिलीवरी, मोदी मींस प्रो इनकम्बेंसी। और कांग्रेस इस समय में 10 साल के कालखंड में विपक्ष में होते हुए उसका वोट कितना बढ़ा? 1%, 1%। वो भी किसके कॉस्ट पे बढ़ा? अपने सियामीज ट्विंस के कॉस्ट पे बढ़ा। तो कांग्रेस, देखिए आज खड़गे जी ने भी बोला है, हम जीतेंगे तो कब्जा कर देंगे। ये कब्जा वाली मानसिकता है कांग्रेस की, जबकि हम विकास करते हैं, ये कब्जा करने वाले लोग। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आलोक जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मारने जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं,
और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशन उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का। लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का, आप तमाकर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए। अब सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा। जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। 2 दशक से हो रहा है आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी,
अरे आप डाउट पूछे हैं, उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी, आप तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, अंजना जी, क्योंकि बहुत अंजना जी समय हो गलत गया, बात। मैं सुन रहा हूं। अंजना जी गलत बात, थोड़ा सा नहीं गलत बात नहीं है अंजना जी, सर। देखिए गलत बात। आलोक जी, आप लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी बात नहीं सुनाई देती है। अब आप आलोक जी, सुनिए। मैं अगर 5 केवल पॉइंट उनको रख दूं, दिक्कत नहीं है, अपने रख लेंगे। एनालिसिस के जो 5 इस तरह पॉइंट के रखता हूं, nexus है ना, आप अगर उनको असहमत nexus हो को हमारे break करना पॉइंट से जरूरी तो आप जरूर बोलिए। आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा। ना आपसे, आपका गजब है भाई। एक मिनट आपका आलोक जी, आपका सर्वे सवाल मैं अपने पूछूंगा 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन मैं की पूछूंगा फाइंडिंग में। आपसे। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना, मेरे पॉइंट छोड़िए रखने ना के भाई। बाद। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि देशमुख नहीं जी, बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से अरे बोलने के छोड़िए लिए आलोक जी, और आलोक किस जी, तरह से आलोक इस तरह के जी। सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को सर्वे दिया की जा बात करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, अरे भाई, हम लोगों आपसे को क्यों नहीं एनालिसिस के हिसाब से करते? करना है। आप प्रॉक्सी बीजेपी अच्छा, हैं। मुझे मेरे आप केवल लोग 5 प्रॉक्सी पॉइंट में रख बीजेपी लेता हूँ, आप उसके बाद में नेक्सस आप से- टिप्पणी कीजिए उस पर। आप मेरे बीजेपी का MOT पैसा लेकर का इस तरह इनकम के सर्विस ये करते सुनने हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? चलिए, वो नहीं 5 सुने, पॉइंट आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। एमओटीएन के इस एडिशन में जो 5 सबसे बड़े हिस्से में जो हमको समझ में आया अंजना, वो ये लगभग पिछले एमओटीएन और अभी में कांग्रेस के 6% वोटों का इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा जंप है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर बढ़ रही है। और रिवाइवल के चांसेस केवल अभी इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां का नहीं, बाकी राष्ट्रव्यापी स्तर पे हमको वो करीबन कहीं पर 2%, कहीं 4%, लेकिन पिछले एमओटीएन से अभी के बीच में 6 महीने में कांग्रेस के 6% वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी बात, जो पोल बाउंड स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जहां पे चुनाव होने की अभी संभावना है 4, उन 4 में से 3 जगहों पे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार बनने की संभावना लग रही है। अभी के जो आंकड़े हैं, केवल एक झारखंड एकमात्र राज्य है जहां भाजपा के लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद लग रही है। ये एक दूसरा ट्रेंड है। राहुल गांधी जी के नंबरों में 11% का इजाफा हुआ है। पिछले एमओटीएन में से अभी के बीच में 11% का जंप हुआ है उनकी पॉपुलैरिटी में। ये जंप जो हुआ है वो लार्जली आया है, बाकी विपक्षी नेता ममता बनर्जी की रेटिंग्स गिरी हैं, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग्स गिरी हैं, उनकी रेटिंग गिरने का सीधा लाभ राहुल गांधी जी की रेटिंग में हुआ है। और वो अब विपक्ष की राजनीति के सबसे एकमात्र ध्रुव बन गए हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन चुनाव में, इस एमओटीएन में समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो देश में काफी पिछले कई एमओटीएन से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस समय आर्थिक मुद्दे लोगों के नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ चुके हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे घर चलाने का मुद्दा हो, ये मुद्दे और भी ज्यादा प्रखर रूप से सामने आए हैं, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। 5वां प्रश्न जो हिस्सा है वो ये है कि पब्लिक परसेप्शन दिल और दिमाग की जंग का होता है हर एक के अंदर। व्यक्तिगत रूप से जनता के बीच में, जनता हम, आप, आलोक जी, हम सब मिलके बनते हैं। और राजनीतिक जो समीकरण होते हैं उसमें भी दिल और दिमाग की अंजना लड़ाई होती है। इतने सालों में हमने हमेशा देखा है, जब इमोटिव इशू, भावनात्मक मुद्दे ऊपर आते हैं तो वो दिल के मुद्दे होते हैं। दिमाग के मुद्दे यानी बेरोजगारी, हमारी समाज में शांति कितनी है, हमारा घर की रसोई हमारे घर कैसे चल रही है, महंगाई कितनी बड़ी है, ये दिमाग के जो इशू हैं ये पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इमोटिव इशू नीचे जाते हैं, ये मुद्दे ऊपर आ जाते हैं। 5 साल पहले के चुनाव में अंजना, बालाकोट का मुद्दा बहुत बड़ा इमोटिव मुद्दा था। उस मुद्दे ने सारे आर्थिक नीति वाले जितनी समस्याएं थी उनको पीछे ढकेल दिया और उस मुद्दे पे आगे वो आए। आज की तारीख में इमोटिव मुद्दा कोई नहीं आ रहा है, तो ये मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जो आर्थिक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ठीक है। यहां से आगे जो रास्ता है उसमें अपोजिशन यही चाहेगा कि इकोनॉमिक मुद्दों पर जो दिमाग के मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उनके ऊपर वो फोकस करें। बीजेपी कोशिश करेगी कि वो इमोटिव मुद्दों के साथ में इनको काउंटर करे। आलोक जी, देखिए, इन अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में,
महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में। भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन कब बोला ग्राफ गिर गया? और बनारस का बड़ा मुश्किल बढ़ा से है। हार से बचे आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए हम जो कह रहे हैं। आलोक जी, 1.5% ठीक है, आपने ठीक बीजेपी, एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। अंजना जी ऐसा नहीं, आवाज नीचे अंजना कीजिए जी क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इस पेशे को आखिरी कहते हैं। की तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। प्लीज रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं सर। सड़क पर लोग कहते हैं कैसा चिल्ला चिल्ली करते हैं, आराम से बोलते हैं ना सर। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी की भी लोकप्रियता में इजाफा। अब नहीं सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संजय जी, सबसे बड़े पॉइंटर्स आपको क्या लग रहे हैं और क्या आपको भी कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स कुछ, अगर ऐसा है तो आप भी पॉइंट आउट कीजिए क्योंकि आप भी एक सोफोलॉजिस्ट हैं। क्या आपको भी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स दिख रहे हैं इसमें, इस सर्वे में? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, लगभग ये सर्वे उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कमोबेश स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी 2024 के चुनाव में उसे एक तरह से नुकसान हुआ था, वोट प्रतिशत नीचे गिरा था, सीटें नीचे आई थी। स्थिति कमोबेश बीजेपी के लिए वैसी की वैसी बनी दिखाई पड़ती है। बीजेपी को अलग अलग राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सर्वे इसी ओर संकेत दे रहे हैं। और कांग्रेस जिस स्थिति में थी लगभग वैसी है, लेकिन विधानसभा के जो आने वाले चुनाव हैं वहां उनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और ये नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्सेप्ट करना चाहे नहीं करना चाहे, आंख पर पट्टी बांध ले, उससे कुछ नहीं होगा। आलोक जी देखिए, आपने इनको कह दिया मोदी नामा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी के चुनाव थे ना जिसमें बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को मिलाकर भी नहीं। कुछ ऐसी बातें जो आपको भी स्वीकारनी होंगी। अगर बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, ये बीजेपी को स्वीकारना होगा, तो आपको भी एक लीडर कौन होगा जो चैलेंजर बनेगा मोदी का, वो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो। सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बन के उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना? तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। और क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के आगे की सफर है उसमें आप सबसे बड़े चैलेंजर अगले चुनाव तक बन जाएंगे? देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें। अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। सेबी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती मंडी है वहाँ पे, और देशमुख साहब, मंडी है। एक मिनट सुनिए ना भाई, वहाँ पे मंडी है। अरे भाई, मंडी बिहार में है क्या? हाँ या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है क्या? आपकी सरकार थी, अरे गुजरात में है क्या? अरे आप लागू, बिहार में है क्या? अरे क्या बोले? बिहार में है क्या? बिहार में आप लागू क्यों नहीं किए? अंजना जी, मैं चुप आपके बैठ जाता थे हूं, ना आप लोग अपने तेजस्वी मोदी जी। नामा पूरा करने दीजिए शहजाद जी, बीच में नहीं। शहजाद जी, मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए। मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी दिखाना है। पूरा करने दीजिए आलोक जी। क्या हो गया जी? वापस आता हूँ। क्या नेक्सस है? मराठी अब मानुस बात पर आती इतना है, आरोप मत लगाइए। सेबी का चेयरमैन भागने लगे, मराठी मानुसों तो पर बीजेपी- ये आरोप अरे मैं आ रहा हूँ ना मैं। अगर देशमुख जी, अरे भाई मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? क्या होगी? ये क्या बोल रहे हैं? और चाहे कोई और ये क्या बोल रहे हैं? वापस आता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, ये मराठी फिर मानुस वापस है आता क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र का अरे भाई, अगर अंजना जी अगर महाराष्ट्र का अगर अपमान है। मराठी इन्होंने मानुष से रेप किया क्या, उसको बचाएंगे क्या आप? ये कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे छोड़िए ना, ये अपमान कैसे बोल दिया? अपमान का आवाज खेल नीचे बंद कीजिए कीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहस का स्तर यहाँ पहुंच गया है कि अब इस बहस को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। फिर से कहना, तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा. बी एंड डी. बी फॉर थोड़ी मदद रखिए. वे मैथों तेरा मन पर खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.